Hello friends, this is Yash sir and I welcome you all to our beautiful channel Yash sir's Charismatic Chemistry। तो जैसे कि आप सब जानते हैं हमने ऑलरेडी 8 वीडियो अपलोड कर दिया है इसका थर्मोडायनामिक्स चैप्टर का, और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, जो कि हमारा लास्ट क्लास में बाकी रह गया था। और उसके बाद फिर हम बात करेंगे थर्मोकेमिस्ट्री। तो देखते हैं क्या होता है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जैसे ही आप नाम सुनते हो सॉल्यूशन, आपके दिमाग में एक पहली चीज आ जाती होगी कि सॉल्यूशन है मतलब सॉल्यूट होगा और सॉल्वेंट होगा। ठीक है, सॉल्यूट होगा और सॉल्वेंट होगा। तो सॉल्यूट को जैसे ही आप सॉल्वेंट में डालोगे और मिला दोगे तो क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन। लेकिन देखिए, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन अलग अलग टाइप की होती है। देखिए, एक इनफाइनाइट एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन होता है, एक डिफरेंशियल होता है, मतलब लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर वाला, ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर वाला। बट हम जो हमारे टेक्स्ट बुक में दिया है वही डिस्कस करेंगे। तो क्या है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, कैसे डिफाइन करेंगे? एंथैल्पी चेंज अकम्पनाइंग रिएक्शन। याद होगा आपको चूरन, जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था। क्या है वो चूरन? एंथैल्पी चेंज accompany enthalpy change accompany a reaction in which 1 mole of solute सॉल्ट भी हो सकता है। ओके, 1 mole of solute is dissolved in specified amount of solute, specified amount of solvent। ये वाला जो वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। मान लीजिए आपने कोई सॉल्यूट ले लिया AB और उसको 5 मोल पानी में डाल दिया, तो ये बना देगा AB 5 मोल H2, मतलब सोल्यूशन ऑफ AB इन 5 मोल ऑफ वाटर। और इसकी कुछ एंथैल्पी होगी, मान लीजिए डेल्टा H ऑफ पॉजिटिव या फिर नेगेटिव X। जी हाँ, किलो जूल पर मोल। याद रखना, एंथैल्पी ऑफ जो सोल्यूशन है इट कैन बी नेगेटिव और इट कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव और इट कैन बी पॉजिटिव। अब क्वेश्चन आता है ये कैसे, पॉजिटिव कैसे होगा, नेगेटिव कैसे होगा, तो हम सीख लेंगे आगे। बट हम जो आज की वीडियो में देखने वाले हैं उसमें हम स्पेसिफाइड अमाउंट नहीं लेंगे, हम कौन सा लेंगे? इनफाइनाइट डाइल्यूशन। हम क्या करेंगे? इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मतलब ढेर सारे सॉल्वेंट में हम क्या बनाएंगे? सोल्यूशन। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली सोल्यूशन में होता क्या। तो उसके लिए मैं एग्जांपल ले लेता हूँ एक बीकर का। ठीक है, ये देखिए, ये ले लिया मैंने एक क्या बीकर। अरे केमिस्ट्री वालों के पास तो यार बीकर की कमी नहीं होती, अपने पास तो पूरी दुकान लगी रहती है। ठीक है, तो ये बीकर में मैंने क्या ले लिया? पानी। जनरली जब कुछ नहीं मेंशन होता है तो सोल्यूशन होता है वो पानी में ही बना हुआ होता है। अब ये पानी, अब पानी में कौन होगा? वाटर। जी हाँ, HOH, ऐसे ढेर सारे वाटर मॉलिक्यूल होंगे और वो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में क्या होगा? जी, वहां पे होगा हाइड्रोजन बॉन्ड। ऐसे यहाँ पे हो गया, ऐसे ठीक वापस OH, फिर इधर वापस, फिर ऐसे बॉन्ड आगे, फिर ऐसे, ये सारे हाइड्रोजन बॉन्ड दिखा रहा हूँ मैं। और ये जो है ये सारे कौन से बॉन्ड है? कोवलेंट बॉन्ड। अब देखिए, एक हाइड्रोजन मतलब एक हाइड्रोजन को एक ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू बना के रखा है। सर ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? आपको इन शॉर्ट बता दूं, हाइड्रोजन बॉन्ड जनरली फोन बनाता है, FO, फ्लोरीन ऑक्सीजन है नाइट्रोजन, अगर आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है और हाइड्रोजन होता है उसमें। तो एक H2O मॉलिक्यूल को चार H2O मॉलिक्यूल पकड़ के रखता है ऐसे, और उस जो पकड़ने की क्षमता है उसी को कहते हैं हम हाइड्रोजन बॉन्ड। और जब आप सोल्यूट को इसमें डिसॉल्व करते हो तो इन हाइड्रोजन बॉन्ड को हमें क्या करना होगा? जी हाँ, हमें तोड़ना होगा। वी नीड टू ब्रेक दिस, और इसके लिए लगेगी एनर्जी। इसके लिए क्या लगेगी? एनर्जी। मान लीजिए इसके लिए जो एनर्जी लगती है उसे मैं ले लेता हूँ H सॉल्वेंट। जी हाँ, सिर्फ कहने के लिए, आप चाहो तो H तो एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो डेल्टा H सॉल्वेंट मान लीजिए। ठीक है, अब दूसरी चीज, मान लीजिए एक मैंने सोल्यूट ले लिया और जो मेरा सोल्यूट है वो NaCl। क्या है? NaCl। और हम सब जानते हैं NaCl क्या है? सॉलिड। और कौन सा सॉलिड? आयनिक सॉलिड। क्या है? आयनिक सॉलिड। ओके,
अब मैं जो बात करने वाला हूँ उसके लिए थोड़ा सा ज्यादा स्पेस लगेगा, तो ये मैं मिटा देता हूँ। तो याद रखना ये वाला पार्ट जो लिमिटेड अमाउंट वाला है ये नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है कि हम सॉल्वेंट में, हम बहुत सारे सॉल्वेंट में सोल्यूट को डिसॉल्व करें। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए और मैं फिर इसे मिटा देता हूँ। ठीक है, आप याद रखिए। चलिए, तो मैं अब इसे मिटा देता हूँ और हम देखते हैं अपना एग्जाम्पल NaCl वाला। तो देखिए, सबसे पहले आपको एक एनर्जी लगने वाली थी जिसको मैंने बोला था डेल्टा H1, और ये किसके लिए? जी, ये सॉल्वेंट के अंदर के बॉन्ड को तोड़ने के लिए, और वो कौन सा बॉन्ड था? हाइड्रोजन बॉन्ड। अब देखिए, ऐसे NaCl है मान लीजिए, ऐसे NaCl मान लीजिए, ये प्लस है, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। सर ये प्लस छोटा क्यों बनाया? क्योंकि ये कटायन, ये क्या है? कटायन। ठीक है, और जो नेगेटिव है वो क्या है? नेगेटिव अनायन। हम सब जानते हैं अनायन जो होता है उसका साइज बड़ा होता है और कटायन का साइज छोटा होता है। क्यों कटायन का साइज छोटा होता है? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, और अनायन का साइज क्यों बड़ा होता है? एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है। सर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन के खींचने की क्षमता, क्योंकि जैसे इलेक्ट्रॉन निकालोगे आप कटायन बनाओगे, इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे तो न्यूक्लियस अच्छे से खींच सकता है। और जैसे ही अनायन बनता है तो इलेक्ट्रॉन आप ऐड करोगे, ऐड करने से क्या होगा? पहले तो उतना इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस खींच ही रहा था, अब और इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, तो जिनको वो अच्छे से खींच नहीं पाएगा और साइज क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, या फिर इन शॉर्ट आप शील्डिंग से भी एक्सप्लेन कर सकते हो। तो अब ये देखिए, ये एक Na प्लस है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे ये क्लोराइड है जो नेगेटिव है, ये मान लीजिए जो पॉजिटिव है वो अपना Na प्लस है और जो नेगेटिव है वो Cl माइनस। ठीक है, ऐसे तो यहाँ पे भी Cl माइनस होगा, तो ये भी मान लीजिए, और ठीक उसी तरह इसके आगे भी एक Cl माइनस होगा और इसके ठीक पीछे भी Cl माइनस होगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक Na प्लस को उसके लैटिस में, सर लैटिस क्या आपने शब्द यूज कर लिया, जो आयनिक सॉलिड है, जो आयनिक सॉलिड है वो जनरली क्रिस्टल लैटिस के फॉर्म में रहता है, मतलब आयंस का एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट होता है, जो क्रिस्टलाइन होते हैं उनका एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट होता है, और इससे मैंने डिस्कस किया अपने चैप्टर सॉलिड स्टेट में। आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं सॉलिड स्टेट, और फिर आप देख सकते हैं ये वीडियो, या फिर आप यूट्यूब सर्च बार में लिख सकते हैं सॉलिड स्टेट बाय यस सर, आपको वीडियो मिल जाएगी, पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया सोडियम प्लस और ये Cl माइनस, और एक Na प्लस को कितने Cl माइनस घेरते हैं? 6, और एक Cl माइनस को कितने सोडियम घेरते हैं? Na प्लस, जी हाँ वो भी 6। तो अब देखिए होता क्या है, जैसे ही आप इसको पानी में डालेंगे तो सबसे पहले तो क्या होना है? ये NaCl को तोड़ना होगा, NaCl को क्या होगा? तोड़ना होगा, तो ये NaCl ये किस में टूटेगा? Na प्लस प्लस Cl माइनस, और ये सॉलिड, और इनको मैं कैसे तोड़ रहा हूँ? ये ठीक है, इसको कौन से, ये सॉलिड था और इसको कैसे तोड़ रहा हूँ मैं? सर गैसियस स्टेट। सर गैसियस स्टेट में सर पानी में डालोगे तो वो तो एक्वस में आएगा। पहले मानिए, पहले ऐसा मानते हैं कि इनको तोड़ने के लिए, क्योंकि NaCl जाएगा अंदर तो इनके बीच में तो अट्रैक्टिव फोर्स है ना Na और Cl के, वो तो अपने आप दूर होगा, न्यूज के लिए तो कुछ एनर्जी लगेगी। तो पहले हम ये ढूंढना चाहते हैं कि Na प्लस और Cl माइनस को अलग करने के लिए एनर्जी कितनी लगेगी। ठीक है, तो ये भी, ये सॉलिड स्टेट में ये गैस और ये गैस है, तो आप सबको पता होगा जब NaCl क्रिस्टल फॉर्म में रहता है, मतलब जस्ट इसी का अगर रिवर्स ले, एक मोल Na प्लस और एक मोल Cl माइनस जब मिलके एक मोल NaCl का, एक मोल NaCl, हालांकि यहाँ पे मोल नहीं बोलना सही है, वन फॉर्मूला यूनिट जब बन जाएगा NaCl का, याद रखना आयनिक कंपाउंड के लिए, आयनिक कंपाउंड के लिए हम फॉर्मूला यूनिट शब्द का प्रयोग करते हैं। किसका? फॉर्मूला यूनिट शब्द का। और जो कोवेलेंट होते हैं उनके लिए मोल यूज करते हैं। तो जब एक मोल Na प्लस और एक मोल Cl माइनस कंबाइन होते हैं तो एक मोल NaCl बनता है, और इसमें जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम लोग बोलते हैं लैटिस एंथैल्पी। मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा लैटिस एंथैल्पी। जी हाँ, मैं इस रिवर्स प्रोसेस की बात कर रहा हूँ। ये एक मोल गैसियस कटायन, एक मोल गैसियस अनायन जब कंबाइन होंगी तो जो एनर्जी निकलेगी इसमें NaCl के लिए, उसको क्या बोलेंगे? लैटिस एंथैल्पी। H स्टैंड्स फॉर एंथैल्पी और L स्टैंड्स फॉर लैटिस, और याद रखिएगा ये हमेशा नेगेटिव है। जी हाँ, इसका रिवर्स प्रोसेस, मतलब जब ये दोनों मिलके ये दे रहे हैं। और एक सिंपल सा क्वेश्चन है आपके लिए कि मैं चाहता हूँ कि अब ये जो NaCl का लैटिस बना था अब ये टूट जाए, तो सिंपल क्या करना होगा? जो एनर्जी निकली है उतनी एनर्जी दे देना है।
उतनी एनर्जी क्या कर रहा है, दे देना। चलिए इसके लिए मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लीजिए मैंने अपने फ्रेंड से लिया 10 लाख रुपया एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। मैं बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा था, तभी मेरे फ्रेंड ने मुझसे 10 लाख रुपए रिटर्न मांगे। तो अब बताइए क्या होगा, क्या मेरा बिजनेस सेटअप हो पाएगा? जी बिल्कुल नहीं। ठीक उसी तरह जब Na और Cl माइनस कंबाइन हुए तो उन्होंने एक एनर्जी रिलीज की। अगर उतनी एनर्जी आप दे दो तो NaCl वापस क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो इसी को कहते हैं हम क्रिस्टल लैटिस एंथैल्पी। और याद रखिएगा ये तोड़ने के लिए हमें एनर्जी देनी होगी, क्योंकि जब Na प्लस और Cl माइनस आता है तो उनके बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। जी हाँ, वही खींचे मुझे कोई डोर तेरी ओर तेरी ओर, और वो कौन सी डोर है, अट्रैक्शन की। तो वो नजदीक आते हैं, अट्रैक्शन की वजह से एनर्जी रिलीज होती है, और एनर्जी को क्या कहते हैं, क्रिस्टल लैटिस एंथैल्पी। ठीक है सर, मेरा भी मन भटक रहा है, मन को मत भटकाओ, यहाँ पे ध्यान। ठीक है, तो यहाँ पे मैं H2 लिख देता हूँ। डेल्टा H1 सॉल्वेंट के बॉन्ड को तोड़ने की जरूरत थी, और डेल्टा H2 क्या है, जी हाँ, ये है जरूरत लैटिस को तोड़ने की। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा डेल्टा LH, लेकिन याद रखना ये क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि आपको तोड़ना है, और सॉल्वेंट में भी तोड़ना था, तो ये भी क्या होगा, पॉजिटिव। अब क्वेश्चन आता है कि ये प्रोसेस के लिए एनर्जी कहाँ से आएगी, ये पूरा जो प्रोसेस हम करने वाले हैं इसके लिए एनर्जी कहाँ से आएगी? तो जी हाँ, एनर्जी देगा वाटर। सो वाटर को तो खुद एनर्जी चाहिए तोड़ने के लिए, तो आप किधर से बोल रहे हो कि वाटर एनर्जी देगा? जरा जरा इस प्रोसेस को समझो, एक्चुअल में होता क्या है, मैं आपको वही बताना चाहता हूँ। तो देखो यहाँ ये देख रहे हैं आप, अनायन और ये कटायन, यहाँ पे देख रहे हैं कटायन। थोड़ा सा डायग्राम को मैं क्लियर करता हूँ ताकि अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। ठीक है, मैं ये सबको अब मिटा दूँ। तो अब देखिए एक्चुअल में क्या होता है। तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल, मान लीजिए ये NaCl सॉलिड को मैंने पानी में डाल दिया, तो अब वाटर मॉलिक्यूल आएगा। मान लीजिए पॉजिटिव को सिलेक्ट किया, अब इसके नजदीक ऑक्सीजन आया, हाइड्रोजन और हम सब जानते हैं हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कौन खींच लेता है, ऑक्सीजन, ये वाला इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसके ऊपर भी डेल्टा पॉजिटिव, ये ऑक्सीजन ने इसका भी इलेक्ट्रॉन खींच लिया, तो ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव। ये पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव। अब यहाँ पे अट्रैक्शन होगा, यहाँ पे क्या होगा, अट्रैक्शन। तो ये देखिए ये क्या है, आयन, और ये क्या है, डाइपोल। जी हाँ, ये आयन है और ये क्या है, डाइपोल। और यहीं पे क्या होगा, अट्रैक्शन। जी हाँ, खींचे मुझे कोई डोर तेरी ओर तेरी ओर, ऐसा कौन बोल रहा है, वाटर बोल रहा है। किसको, Na प्लस आयन को, और इसी से एनर्जी निकलेगी, और ये जो एनर्जी निकलेगी यही इस सोडियम आयन को बाकी अट्रैक्टिव फोर्स से दूर कर देगी। मतलब यहाँ पे अट्रैक्शन हो रहा है, तो ये वाला जो बॉन्ड है वो वीक हो रहा है। मतलब ये आयनिक बॉन्ड को कौन सा बॉन्ड ये वीक कर रहा है, आयन डाइपोल वाला। जी हाँ, ये वीक इंटरेक्शन होता है, इसे हम बोलते हैं आयन डाइपोल इंटरैक्शन। क्या कहते हैं, आयन डाइपोल इंटरैक्शन। आयन क्योंकि ये कटायन, और ये डाइपोल की दो पोल है, पॉजिटिव का और नेगेटिव का, और यहीं पे क्या होगा, अट्रैक्शन, और यही एनर्जी रिलीज करेगा। और ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है कटायन और अनायन का, या फिर सिंपली बात बोलूं तो जो लैटिस है उसको तोड़ेगा। तो सर इसका मतलब ये है कि ये अट्रैक्टिव फोर्स जो है वाटर, ये तोड़ता है इसको। जी हाँ, और यही जो अट्रैक्टिव फोर्स है किसके बीच में, आयन और डाइपोल के, यही ये सॉल्वेंट को टूटने वाली एनर्जी भी प्रोवाइड करता है, डेल्टा H1। मैंने आपको बताया था ना, वाटर मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। जी हाँ, उसको भी यही तोड़ने का काम करेगा। ठीक है, तो सर इसको क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को? जी हाँ, इस प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी। क्या कहते हैं, हाइड्रेशन एंथैल्पी। और क्यों हाइड्रेशन कहते हैं, एक्चुअल में इस प्रोसेस को बोलते हैं सॉल्वेशन। क्या बोलते हैं, सॉल्वेशन, या फिर सॉल्वोलिसिस। सॉल्वेशन या फिर सॉल्वोलिसिस। ठीक है, सॉल्वेंट के प्रेजेंस में ब्रेकिंग। ओके, ये तो ये हाइड्रेशन है। ओके, तो हाइड्रेशन जो है वो हाइड्रेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जो सॉल्वेंट है वो वाटर। ओके, वाटर जिसे हम हाइड्रा कहते हैं। ठीक है, तो हाइड्रा की प्रेजेंस में ये यहाँ पे आयन को सराउंड किया जा रहा है, इसलिए पूरे प्रोसेस को क्या कहेंगे, हाइड्रेशन। अब एक्चुअल में इसमें होता है, देखिए एक कटायन आ गया Na+, अब उसको ढेर सारे कौन सराउंड कर लेंगे, जी हाँ, वाटर मॉलिक्यूल, कुछ इस तरह से। ये देखिए ये ऑक्सीजन, H H H H H H H H, ये सब H। ठीक है, और यहीं पे होगा अट्रैक्शन, किसके बीच में, जी हाँ, हम सब जानते हैं डेल्टा H के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव है और ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव है। मैं आपको सिर्फ एक ऑक्सीजन का दिखा रहा हूँ, बाकी का आप समझ जाए। ये देखिए यहाँ पे ये सब अट्रैक्शन, और इसी में से एनर्जी
निकलेगी और ये एनर्जी निकल के क्या करती है, आगे सारे जो अट्रैक्टिव फोर्स है सबको तोड़ते रहती है, सबको क्या करते रहती है, तोड़ते रहती है। ठीक इसी तरह से Cl माइनस का भी होगा, क्या, आयन डाइपोल इंटरैक्शन, जिसे हम क्या कहेंगे, हाइड्रेशन। ठीक है, और हाइड्रेशन क्यों, क्योंकि सॉल्वेंट अपना वाटर है। लेकिन अब इधर आगे कोई और आ जाएगा, सर अब आगे हाइड्रोजन क्यों आ गया। ओके, तो ये देखिए हाइड्रोजन किससे अटैच है, ऑक्सीजन से। ये देखिए ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव, ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव। तो अब हाइड्रोजन और Cl के बीच में अट्रैक्शन होगी, क्योंकि सारे हाइड्रोजन के ऊपर क्या है, पार्शियल पॉजिटिव, तो पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव, और इस प्रोसेस, इस अट्रैक्टिव फोर्स से भी एनर्जी निकलेगी और उसी एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, जी हाँ, उसी एनर्जी को हम कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। और हाइड्रेशन एनर्जी ही इस लैटिस को तोड़ती है, या फिर सिंपली मैं बोलूं तो हाइड्रेशन एनर्जी प्रोवाइड करती है लैटिस एंथैल्पी प्लस ये हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो एक्चुअल में एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या हुआ, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू डेल्टा LH लैटिस एंथैल्पी प्लस डेल्टा LH हाइड्रेशन, या फिर इन शॉर्ट मैं इसे कुछ ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो पहले ये पूरे जो एक्सप्लेनेशन पार्ट है इसको मैं मिटा देता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से। ठीक है, अब सर ये सब कहाँ से आया, तो देखिए ये जो पूरा प्रोसेस है इसमें क्या हो रहा है, एक्चुअल में एंथैल्पी का चेंज हो रहा है। और एंथैल्पी क्या होता है, एंथैल्पी मतलब हीट का ट्रांसफर कांस्टेंट प्रेशर पे, क्योंकि ये सारे जो कुछ भी आप सॉल्यूशन बनाने का प्रोसेस कर रहे होंगे ये सब कहाँ पे कर रहे होंगे, रूम टेम्परेचर। ओके, तो इसलिए ये सब एनर्जी रिलीज होती है। तो इसको एक लाइन में मैं कैसे लिख सकता हूँ, कुछ इस तरह से, देखिए कैसे, देखिए डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस ये सॉल्वेंट वाला, ठीक है, फिर डेल्टा LH ये लैटिस हो गया, और फिर लास्ट में क्या आता है, प्लस डेल्टा हाइड्रेशन H। और मैंने अभी आपको बताया था कि जो हाइड्रेशन होता है वो क्या होता है, नेगेटिव, क्योंकि इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होगी। और लैटिस क्या होता है, जी हाँ, लैटिस क्योंकि तोड़ना है तो वो पॉजिटिव, और ये भी क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, तो ये लैटिस और दोनों मिला के ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो इन शॉर्ट मैंने इन दोनों को मिला के सिर्फ लैटिस लिखा है और हाइड्रेशन को यहाँ पे लिखा है। तो मैं आपको बताता हूँ कि फॉर NaCl डेल्टा LH इज इक्वल टू माइनस डेल्टा लैटिस एंथैल्पी कितना आता है, -786 किलो जूल पर मोल। ओके, ये माइनस जो साइन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये तो पॉजिटिव है क्योंकि हमको तोड़ना होगा, लैटिस पॉजिटिव होगा। और फिर दूसरा क्या है, हाइड्रेशन, डेल्टा H हाइड्रेशन इज इक्वल टू 790 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो इतनी एनर्जी जो है लैटिस की ये लगेगी। तो लैटिस को तोड़ना है एक्चुअल में हमें, तो लैटिस जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव, और जो ये हीट निकलेगी ये क्या होगी, नेगेटिव। थोड़ा सा डेटा इधर उधर हो गया है, तो जस्ट सही कर देता हूँ। ये 790 होगा और ये हो जाएगा 786 और ये नेगेटिव। ठीक है, ये डेटा कुछ ऐसे। ठीक है, ये एक्चुअल में डेटा आपके टेक्स्ट बुक में दिया होगा, इसके लिए कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन हमें करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो लैटिस एंथैल्पी मतलब 790 किलो जूल लगेगी तब 1 मोल NaCl का लैटिस टूटेगा। और फिर जब ये जैसे ही सॉल्यूशन में जाता है तो वाटर सराउंड करके इतनी एनर्जी देता है। तो इन शॉर्ट एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, उसके लिए लैटिस की वैल्यू रख देता हूँ 790 माइनस कितना आ जाएगा 786। सर आपने तो ये सॉल्वेंट वाला काउंट किया ही नहीं। जी हाँ, सॉल्वेंट वाला मैंने इसमें ही ले लिया है, मान लीजिए इसमें ही इंक्लूड कर लिया है मैंने, ऐसा। ठीक है, एक्चुअल में इसको जो एनर्जी लगती है वो बहुत कम लगती है, लेकिन वो सब कुछ यही प्रोवाइड करता है, हाइड्रेशन एंथैल्पी ही सब कुछ प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब आगे देखिए, तो माइनस ये 790 माइनस 786 इज इक्वल टू +4 किलो जूल पर मोल। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सर ये +4 है, मतलब 4 किलो जूल की एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, 4 किलो जूल की एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, और ये लैटिस नहीं होगा, ये सोल्यूशन होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए सोल्यूशन है, तो 4 किलो जूल की एनर्जी लगेगी, मतलब NaCl को जब हम पानी में डिसॉल्व करते हैं तो वो एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। जी हाँ, आप चेक कर सकते हैं, आप एक ग्लास में पानी लीजिए और ढेर सारा नमक उसमें डाल दीजिए और ग्लास को
बाहर से टच कीजिए, देखिए आपको ग्लास ठंडा लगेगा। अब ये नहीं कि पूरा नमक ही ग्लास में डाल दो, आ रहा है समझ में? तो वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो सर इतनी एनर्जी कहाँ से मिलती है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे सराउंडिंग में 25 किलो कैल की एनर्जी अवेलेबल है एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो इतनी ज्यादा एनर्जी सराउंडिंग में ही अवेलेबल है, तो ये सराउंडिंग से इजीली ले सकता है और NaCl डिजॉल्व हो जाएगा। सर आपने स्टार्टिंग में बताया था कि एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कभी कभी नेगेटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। तो उस केस में क्या होता है, जो सोल्यूट जब सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता है, तो जब सोल्यूशन बनता है, जब सोल्यूशन बनता है तो उसमें क्या होता है, उसमें एनर्जी जो होती है वो रिलीज होती है, क्योंकि टूटने के बाद जो सोल्यूट पार्टिकल रहते हैं उनका इंटरैक्शन होता है सॉल्वेंट से, ओके, और फिर उसमें ढेर सारा एनर्जी निकलता है, इसीलिए उसमें जो प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक होता है। तो ये तो एंडोथर्मिक वाला मैंने बता दिया, और एक एक्सोथर्मिक भी होगा। उसमें क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, देखिए आपको फाइनली बता ही देता हूँ। डेल्टा LH अगर ज्यादा होगा डेल्टा H हाइड्रेशन से, अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी से ज्यादा होगा कौन सा, लैटिस एंथैल्पी, तो प्रोसेस एंडोथर्मिक होगा। लेकिन अगर इसका ऑपोजिट हो गया, मतलब हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी, तो प्रोसेस क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक। जी हाँ, आपके सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट, तो मैं आपको ये बता दूंगा, ठीक है। तो ये था हम सब कुछ हमारा सॉल्यूशन से रिलेटेड। अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो मैं आपको बताने वाला हूँ थर्मोकेमिस्ट्री के बारे में। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन का कंसेप्ट एकदम अच्छे से समझ में आ गया। अब ये लास्ट वाला पॉइंट याद रखना, अगर क्रिस्टल लैटिस एंथैल्पी ज्यादा होगा हाइड्रेशन से तो प्रोसेस एंडोथर्मिक होगा, डिसोल्यूशन का मतलब सॉल्यूशन बनाने का, और अगर अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा हो गया तो प्रोसेस क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक, ठीक है। अब आ जाते हैं हम एक नए कंसेप्ट पे जिसे कहते हैं थर्मोकेमिस्ट्री। तो क्या है थर्मोकेमिस्ट्री? जी हाँ, थर्मोकेमिस्ट्री सिंपली ये एक ब्रांच है इसकी, केमिस्ट्री की, जिसमें हम वो सारे रिएक्शन को इन्वॉल्व करते हैं जिनमें हीट का एक्सचेंज होता है। तो इन शॉर्ट आप नोट्स में लिख लीजिए, अपने नोट में जो भी नोटबुक आप बना रहे हो या नोट्स बना रहे हो उसमें लिख लीजिए, थर्मोकेमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद एंथैल्पी चेंज इन अ केमिकल रिएक्शन, एंथैल्पी चेंज इन अ केमिकल रिएक्शन, ओके। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मतलब एक रिएक्शन होगा जिसमें कुछ रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे और कुछ प्रोडक्ट देंगे, जो कि हम जानते हैं रिएक्शन होता है, कुछ बनेगा तो उसमें हीट का क्या एक्सचेंज होगा, क्या हीट निकलेगी, क्या हीट एब्जॉर्ब होगी। तो जो भी हीट निकलेगी या एब्जॉर्ब होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक रिएक्शन लेता हूँ मैं, AA प्लस BB गिव्स CC प्लस D। ये पार्ट क्या है, रिएक्टेंट, जैसे कि आप बचपन से देख रहे हैं। और ये पार्ट क्या है, जी हाँ, प्रोडक्ट। ये रिएक्टेंट क्यों, क्योंकि आपस में रिएक्ट होके ये दे देते हैं। अगर अगर स्टोइशियोमेट्री के हिसाब से बोलूँ, या फिर मैं ऐसा बोलूँ, अगर रिएक्शन पूरी कंप्लीट हो जाती है तो ये पूरे रिएक्शन मिक्सचर में नहीं होंगे और सिर्फ आपको ये दिखेंगे, अगर रिएक्शन पूरी तरह से अच्छे से कंप्लीट हो जाती है। और ये जो आप छोटे छोटे देख रहे हैं A और B जो है वो तो रिएक्टेंट है, A और B, और इसमें जो C और D है ये क्या है, प्रोडक्ट है। लेकिन इसमें जो स्मॉल A B C एंड ये जो D देख रहे हैं आप, इसको बोलते हैं स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्या बोलते हैं, स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, जी हाँ, जिसको हम यूज करते हैं बैलेंसिंग के लिए। तो अगर कोई बैलेंस इक्वेशन है तो वो स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को बताता है। तो यहाँ पे जो A है, ये जो स्मॉल B है, जो स्मॉल C है, ये स्मॉल D है, ये बता रहे हैं स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को, किसको, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों, ठीक है। तो अब कैसे लिखेंगे हम इसका एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ये बहुत ही सिंपल है। आपको करना क्या है, आपको सारे जो प्रोडक्ट है उनके एंथैल्पी का सम कर देना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर्मूला, देखिए यहाँ पे डेल्टा H ऑफ रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखूंगा, सबमिशन, मतलब मैंने क्या किया, सबको ऐड कर दिया, किसके, प्रोडक्ट के एंथैल्पी को। तो यहाँ पे लिख दूंगा प्रोडक्ट H, ठीक है, और फिर यहाँ पे लिख दूंगा माइनस ऑफ, चलिए मैं इसको यहीं पे लिखता हूँ, वहां पे जगह कम है, तो ये डेल्टा H ऑफ रिएक्शन या फिर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू सबमिशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस सबमिशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। अब ये ऐसा क्यों करते हैं, ये जनरली ट्रेंड है, ये जनरली क्या है, ट्रेंड, जिसमें हम फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर देते हैं। मतलब रिएक्टेंट की कुछ एनर्जी होगी जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, मतलब रिएक्टेंट कुछ एनर्जी के साथ थे, बाद में वो क्या हो गया, प्रोडक्ट बन गया। तो जो प्रोडक्ट बने उनका क्या एनर्जी था उसको हम कंपेयर करेंगे इसके साथ,
रिएक्टेंट के साथ। तो ये ट्रेंड है, ये फॉर्मूला है, आपको ऐसे ही लिखना है। तो एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तो एक्चुअल में ये है क्या, तो ये है C इंटू एंथैल्पी ऑफ कैपिटल C प्लस D इंटू एंथैल्पी ऑफ कैपिटल D, ये पूरा एक साथ माइनस A इंटू एंथैल्पी ऑफ A प्लस B इंटू एंथैल्पी ऑफ B। ठीक है, ये सब कुछ आपको डेटा में दिया होगा। सिंपली आपको डेटा में ये मतलब ये जो फॉर्मूला है इसमें वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, और जैसे ही वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे आपको मिल जाएगा आंसर। तो जरा हम डेफिनेशन देख लेते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की। डेफिनेशन क्या होगी, तो जरा ध्यान से सुनना। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। ओके, वापस बोलता हूँ, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट and a reactant with each substance in their mentioned physical state। each substance mentioned in their physical state मतलब इसमें इन सबका फिजिकल स्टेट मेंशन होगा, यहाँ पे नीचे लिखा होगा। अगर सॉलिड होगा तो ऐसा स्मॉल s लिखा होगा, गैस होगा तो ऐसा स्मॉल g लिखा होगा, और अगर लिक्विड होगा तो ऐसे LIQ लिखा होगा। ठीक है, तो मैं वापस बताता हूँ। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट विद ईच सब्सटेंस इन देयर फिजिकल स्टेट विद बैलेंस्ड केमिकल equation with balanced chemical equation having stoichiometric coefficient of reactant and product, जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को मेंशन किया होगा। तो अगर इन शॉर्ट में बोलूं तो सिंपली ये एक डिफरेंस है किसका, सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का, और एक ऐसे रिएक्शन का जिसमें रिएक्टेंट की फिजिकल स्टेट मेंशन है और साथ ही साथ उनके स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी मेंशन। तो ये था क्या, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अब इसके बाद हम थोड़ा बात कर लेते हैं एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में, कि क्या होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और क्या होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो मैं इसे मिटा देता हूं, और अब हम बात करने वाले हैं एक्सो मतलब जाने दो, एंडो आने दो, हीट को आने दो मतलब एंडो, एक्सो मतलब हीट को जाने दो। तो इसे मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको एक्सप्लेन कर देने वाला हूँ। आप जिस देखिए यहाँ पे, तो मान लीजिए ये आपका सिस्टम है और उसकी एनर्जी H1 और आपने इसको हीट दे दी प्लस Q। ठीक है, और जैसे हीट दिया अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, दूसरे स्टेट। ठीक है, और अब इसकी हीट हो गई H2। तो देखिए पहले इसकी कुछ एनर्जी थी H1 और ये क्या हो गया अब H2। तो व्हाट आई कैन से, H1 इज लेस देन H2। बताइए H1 इज लेस देन H2। ओके, तो जो H1 है वो H2 से कम होगा, तो क्या मैं कह सकता हूँ, H2 माइनस H1 इज ग्रेटर देन 0। तो सिंपल व्हाट यू कैन से, 0 से ज्यादा होगा डेल्टा H, और डेल्टा H ग्रेटर देन 0 मतलब क्या, पॉजिटिव। तो अगर किसी प्रोसेस में हीट एब्जॉर्ब होती है, प्लस Q मतलब क्या, हीट इज एब्जॉर्ब। तो जब भी हीट एब्जॉर्ब होगा तो ऐसे प्रोसेस को हम बोलेंगे एंडोथर्मिक। क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक। और मान लीजिए ये रिएक्टेंट था और ये क्या था, प्रोडक्ट। तो किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, जी, रिएक्टेंट के कंपेयर में प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होगी, क्योंकि हीट क्या हुई है, एब्जॉर्ब। अब इसी का जस्ट एक ऑपोजिट केस ले लेते हैं। सिंपल, यहाँ पे प्लस Q किया था, अब दूसरे में क्या कर लेंगे हम, माइनस Q। चलिए तो इसे भी देख लेते हैं, तो ये कैसे होता है वो देखते हैं। तो वापस वही एग्जाम्पल, ये सिस्टम ले लिया मैंने, यहाँ पे ये H1 और फिर ये किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में। इसने एनर्जी को रिलीज कर दिया, तो ये माइनस Q हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया, H2। तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ, H1 ज्यादा है किससे, H2 से, तो H1 या फिर ऐसे लिख सकता हूँ, 0 is greater than H2 minus H1। What you can say, 0 डेल्टा H, मतलब डेल्टा H सिंपल 0 से कम है, मतलब क्या है, डेल्टा H नेगेटिव।
डेल्टा एच विल बी नेगेटिव। और डेल्टा एच नेगेटिव मतलब क्या, इसकी एनर्जी लेस और इसकी एनर्जी ज्यादा है, तो रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा और प्रोडक्ट की एनर्जी कम। क्यों ऐसा हुआ, देखिए इसने अपने में से हीट को रिलीज कर दिया और इसने इसकी जो हीट है इसके कंपेयर में क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, तो कम में से जब ज्यादा को माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा ना। तो डेल्टा एच नेगेटिव, तो ये कौन सा प्रोसेस हो गया जी, ये हो गया एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो आपने क्या सीखा, एक्सोथर्मिक डेल्टा एच अगर लेस देन जीरो तो एक्सोथर्मिक, और डेल्टा एच अगर ग्रेटर देन जीरो तो एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो ये था हीट ऑफ रिएक्शन का, ठीक है, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं थर्मोकेमिकल रिएक्शन या फिर स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के बारे में। तो आप नोट लिख लीजिए, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। सर स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होता है, जी हाँ, एक रिएक्शन होगा जिसमें सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो होंगे वो अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में, क्या होंगे, स्टैंडर्ड स्टेट में। तो जो नेक्स्ट हेडिंग हमारी है वो है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन। तो देखते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन। अब ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी क्या बोला है, तो देखिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी ये शब्द आप तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आप रिएक्शन जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस पे करा रहे हैं और 1 बार एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर कोई भी रिएक्शन आप किस पे करा रहे हैं, 25 डिग्री सेल्सियस और 1 बार प्रेशर पे, तो उसमें जो हीट का रिलीज या एब्जॉर्प्शन होगा, मतलब जो भी डेल्टा एच की वैल्यू होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, और उसका सिंबल कुछ ऐसे होगा, डेल्टा एच रिएक्शन यहाँ पे और यहाँ पे नॉट लगा होगा। जी हाँ, जो नॉट है ये सिंबल है स्टैंडर्ड का। स्टैंडर्ड मतलब 25 डिग्री सेल्सियस और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। पहले जो मैंने बात किया था वो सब नॉर्मल कंडीशन पे किया था, और आपने पहले भी पढ़ा होगा स्टैंडर्ड कंडीशन। सर स्टैंडर्ड कंडीशन तो 273 केल्विन और 1 बार प्रेशर होता है, यहाँ पे आप 298 केल्विन क्यों बता रहे हो। तो आप सबको पता है कि थर्मोकेमिस्ट्री में जो भी सब हम रिएक्शन करने वाले हैं सारे रूम टेम्परेचर पे करने वाले हैं। सब किस पे करने वाले, रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर अपना कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे थर्मोकेमिस्ट्री में ये टेम्परेचर कितना लेंगे, 25 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे देखिए थर्मोकेमिकल रिएक्शन के कुछ क्राइटेरिया है, मतलब ये जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन अगर किसी का आपको लिखना है तो उसके कुछ क्राइटेरिया है। सबसे पहले क्या, द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, सबसे पहले रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट should be in their standard state, should be in their standard state। अब इसका मतलब क्या है, तो पहले वाला जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जरा हम गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट शुड बी इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब क्या, तो स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब कि जो भी आप एलिमेंट या फिर कंपाउंड या फिर जो भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो वो अपने स्टैंडर्ड स्टेट में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए, स्टैंडर्ड स्टेट। स्टैंडर्ड स्टेट मतलब क्या, जैसे कि यहाँ पे देखिए अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूँ तो ऑक्सीजन 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 बार प्रेशर पे कौन सी स्टेट में होगा, जी गैस में। अगर आपने ओजोन को ले लिया तो ओजोन क्या होगा, जी हाँ ये भी किस में होगा, गैस में। ओके, लेकिन आप याद रखना कि ऑक्सीजन का जो स्टैंडर्ड स्टेट है, ऑक्सीजन का जो स्टैंडर्ड स्टेट है वो O2 है, वो क्या है, O2। और सर स्टैंडर्ड स्टेट में क्या लेंगे हम, स्टैंडर्ड स्टेट मीन्स thermodynamically most stable। थर्मोडाइनामिकली मोस्ट स्टेबल स्टेट होना चाहिए किसका, एलिमेंट का। अगर आप एलिमेंट की बात कर रहे हो तो थर्मोडाइनामिकली क्या होना चाहिए, वो मोस्ट स्टेबल स्टेट होना चाहिए या फिर नेचुरली अवेलेबल। तो इसके लिए मैं और एक एग्जांपल देता हूँ। अगर मान लीजिए आपने कार्बन ले लिया, तो कार्बन तो ढेर सारे एलोट्रोपिक फॉर्म होता है, जैसे डायमंड, जैसे ग्राफाइट है, जैसे फ्यूलरीन है। तो
इसमें जो स्टैंडर्ड स्टेट होगा कार्बन का, ये होगा ग्राफाइट। और याद रखना 25 डिग्री सेल्सियस और 1 एटमॉस्फेयर में क्या होगा, सॉलिड। आप इसे याद रखना, ठीक है। और कुछ एलिमेंट जैसे सल्फर, फॉस्फोरस, इनके बदले 8 लिखना जरूरी नहीं है, आप इसे सिंगल भी लिखोगे तो भी चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, इनकी स्टेट आपको लिखना जरूरी है, ठीक है। तो ये सॉलिड हो गया और ये क्या हो गया, ये भी सॉलिड। अब जैसे कुछ और एलिमेंट्स की बता देता हूँ। Br2 तो 25 डिग्री सेल्सियस पे कौन से स्टेट में होता है, लिक्विड में। तो ये लिक्विड में होना चाहिए। सर मैंने अगर Br2 के लिए सॉलिड लिख दिया तो जी हाँ, तो फिर वो अपने स्टैंडर्ड स्टेट में नहीं है। मतलब 25 डिग्री सेल्सियस और 1 बार प्रेशर पे ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में होना चाहिए। अगर रिएक्शन में वो सॉलिड या फिर गैस कुछ लिखा हुआ है तो सिंपल सी बात है कि वो रिएक्शन स्टैंडर्ड स्टेट में नहीं है, मतलब वो स्टैंडर्ड रिएक्शन नहीं, ठीक है। दूसरी चीज आयोडीन का देख लीजिए। आयोडीन का क्या होता है, सॉलिड। आयोडीन क्या होगा, सॉलिड। हाइड्रोजन क्या होगी, जी हाँ, गैस होगी। हाइड्रोजन क्या होगी, गैस। H2 क्या होगा, H2 लिक्विड होगा। सिंपल सवाल, ठीक है। तो ये सारी चीजें। और कोई कंपाउंड सर, जैसे कंपाउंड का आपने नहीं बताया, जैसे CaCO3 है तो इसका स्टैंडर्ड स्टेट क्या होगा, जी हाँ, सॉलिड। क्या होगा, सॉलिड। NaCl, ये भी क्या होगा, सॉलिड। कंडीशन क्या है स्टैंडर्ड स्टेट की, जी हाँ, 25 डिग्री सेल्सियस, मैंने मिटा दिया, अभी लिखा था 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 बार प्रेशर पे जो उसकी स्टेट होती है वही लिखी होनी चाहिए। और एलिमेंट होगा तो अपने कौन से स्टेट में होना चाहिए, स्टैंडर्ड स्टेट, ठीक है। बाकी ऐसे रिएक्शन आप लिखा सकते हैं। इसका जो एक्चुअल पार्ट है वो आगे से स्टार्ट होगा, जैसे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, कंबशन, न्यूट्रलाइजेशन, उसमें ये सब ज्यादा यूज होंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये पहला वाला पॉइंट कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट शुड बी इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट, मतलब उनकी फिजिकल स्टेट मेंशन होनी चाहिए, सॉलिड है, लिक्विड है कि गैस है, 25 डिग्री सेल्सियस एटमॉस्फेरिक 1 बार प्रेशर पे वो मेंशन होना चाहिए। अब दूसरा क्राइटेरिया क्या है, थर्मोकेमिकल या फिर स्टैंडर्ड इक्वेशन को लिखने। ओके, तो दूसरा जो एग्जांपल है वो कुछ इस तरह से। दूसरा जो एग्जांपल है वो ये है कि एक स्टैंडर्ड रिएक्शन को, स्टैंडर्ड या फिर थर्मोकेमिकल रिएक्शन को बैलेंस होना चाहिए। इट शुड बी बैलेंस, ठीक है। इट शुड बी व्हाट, बैलेंस। बैलेंस मतलब ये पॉइंट पे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट शुड बी इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। इसके लिए मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देयर फिजिकल स्टेट should be mentioned, and third second the reaction should be balanced। और तीसरी चीज क्या है, यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल ले लेता हूँ। CH4 plus O2 is giving CO2 plus H2, ठीक है। रिएक्शन बैलेंस नहीं तो इसे बैलेंस भी कर लेते हैं, तो यहाँ पे हो गया ये 2, देखिए अब बैलेंस हो गया। तो इसमें मीथेन क्या होती है, गैस। ऑक्सीजन क्या है, गैस। ये भी क्या है, गैस। ये क्या है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, एक थर्मो केमिकल बैलेंस इक्वेशन या फिर स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो देखिए कैसे ये बैलेंस है, कैसे इसमें सबके फिजिकल स्टेट भी मेंशन है। जो पहला पॉइंट है कि इन थर्मोकेमिस्ट्री द रिएक्शन शुड हैव द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट टू बी मेंशन। सब कुछ क्या होना चाहिए, मेंशन होना चाहिए, और रिएक्शन क्या होना चाहिए, बैलेंस। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप थर्मोकेमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो उसके राइट साइड में आपको डेल्टा एच में उसकी वैल्यू भी बतानी है। ये स्टैंडर्ड लिखा है देखो मैंने, क्योंकि ये रिएक्शन कितने पे हो रही है, 25 डिग्री सेल्सियस और 1 बार प्रेशर। तो तीसरा पॉइंट जो क्या है, द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच नॉट शुड बी मेंशन्ड, मतलब वो हमें बताया हुआ होना चाहिए। और कुछ अगर मैंने ये रिएक्शन में किसी न्यूमेरल का मल्टीप्लाई कर दिया, इफ एनी न्यूमेरल इज मल्टीप्लाइड इन अ रिएक्शन देन सेम न्यूमेरल शुड आल्सो बी मल्टीप्लाइड इन डेल्टा एच। मान लीजिए इस पूरे रिएक्शन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये भी 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, तो इस डेल्टा एच को भी मैं कितने से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 से, ठीक है, 2 से। और तो ये क्या हो गया, मल्टीप्लीकेशन या फिर डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन या फिर डिवीजन। इफ एनी न्यूमेरल इज मल्टीप्लाइड और डिवाइड देन द सेम न्यूमेरल शुड आल्सो बी मल्टीप्लाइड और डिवाइड द डेल्टा एच वन, ठीक है, ऐसे करना है। अब जो लास्ट पॉइंट है, पांचवा पॉइंट, इफ रिएक्शन इज रिवर्स्ड, इफ रिएक्शन इज रिवर्स्ड, अगर आपने रिएक्शन को क्या किया, रिवर्स किया, डेल्टा एच नॉट वैल्यू आल्सो गेट रिवर्स्ड, आल्सो गेट्स रिवर्स्ड। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, तो ये जो रिएक्शन आपने पहले लिखा था उसे अगर मैंने रिवर्स कर दिया तो देखो ये रिएक्शन पहले
मैंने आपको बताया था कि इसमें से हीट निकलती है, गर्मी। देखिए ना, मीथेन एक फ्यूल गैस है और ये जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आती है तो ये जलती है। ऑब्वियसली इसको कुछ टेम्परेचर चाहिए होगा, तो फिर ये क्या देगी, CO2 और H2O। तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पे इस रिएक्शन को रिवर्स कर दिया। CO2 plus H2O is giving what, CH4 plus 2O2। तो अब डेल्टा H क्या, H नॉट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। जी हाँ, यही चेंज है जो कि लास्ट पॉइंट है। डेल्टा H नॉट शुड ऑल्सो बी क्या, रिवर्स। जी हाँ, शॉर्ट पॉइंट में मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, डेल्टा H नॉट भी क्या हो जाएगा, रिवर्स। तो देखिए पहले कैसे ये फॉरवर्ड रिएक्शन में एक्सोथर्मिक था, मैंने जैसे ही रिएक्शन को पूरे रिवर्स कर दिया मतलब जो प्रोडक्ट है उसको क्या लिख दिया, रिएक्टेंट। ये देखिए इसको लेफ्ट साइड में ले लिया और जो रिएक्टेंट है उनको राइट साइड में ले लिया। तो डेल्टा H की वैल्यू भी क्या कर दी मैंने, चेंज कर दी। पहले क्या था वो नेगेटिव, अब क्या हो गया वो पॉजिटिव। तो ये 5 पॉइंट आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है। सबसे पहले फिजिकल स्टेट मेंशन होना चाहिए किसका, रिएक्टेंट प्रोडक्ट का। दूसरा रिएक्शन क्या होना चाहिए, बैलेंस। तीसरा क्या होना चाहिए, डेल्टा H नॉट का वैल्यू भी मेंशन होना चाहिए। फिर अगर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन कर रहे हो तो सेम नंबर किसमें मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, डेल्टा H के साथ भी। और लास्ट में अगर रिएक्शन रिवर्स हो रहा है तो डेल्टा H का वैल्यू भी क्या होगा, रिवर्स। ये जनरली ये जो लास्ट वाला था इसको लेवोइजियर लैप्लास लॉ भी कहते हैं, ठीक है। वो थोड़ा सा एंट्रेंस सेक्शन में है ये, वो उसके बारे में बात हम कभी फिलहाल जब एंट्रेंस की बात करेंगे तब ये करेंगे। तो ये 5 पॉइंट आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। और एक चीज बच गई है जो मैं आपको लास्ट बता देता हूँ, एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, मैंने ये तो बता दिया कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट निकलती है और एंडोथर्मिक रिएक्शन में जो होती है वो हीट एब्जॉर्ब होती है। तो अब मैं आपको लगे ये भी बता देता हूँ कि ऐसे कौन कौन से एग्जाम्पल है। तो ये देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल दूँ, आपके टेक्स्ट बुक वाला ही लेता हूँ। 2 KClO3 is giving 2 KCl plus 3O2। तो ये देखिए, ये सॉलिड है, ये भी सॉलिड है और ये गैस है। और इस रिएक्शन में डेल्टा H क्या होता है, नेगेटिव, मतलब इसमें हीट रिलीज होती है। आपको वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं है, वो न्यूमेरिकल में देंगे कितना हीट निकलता है, ठीक है। ये देखिए, ओके। और एक इंपॉर्टेंट चीज कौन सी है, जी एंडोथर्मिक का एग्जाम्पल। एंडोथर्मिक का एग्जाम्पल है N2 plus O2 is giving NO, N2 plus O2 is giving 2N। जी, ये कौन सा एक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक, जिसमें ये भी गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है, ठीक है। अब इसमें ये जो डेल्टा H की वैल्यू है ये क्या होगी, पॉजिटिव, मतलब इसमें हीट क्या होगी, एब्जॉर्ब। मैं लगे हाथ आपको ये भी बता देता हूँ कि इसके पीछे रीजन क्या है कि इसमें जो हीट है ना वो एब्जॉर्ब होती है। तो अगर आप नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर को अच्छे से देखें, लुईस डॉट स्ट्रक्चर को, तो नाइट्रोजन की केस में ट्रिपल बॉन्ड है और ऑक्सीजन के केस में क्या है, डबल बॉन्ड है। तो इन डबल और ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है। और क्यों एनर्जी लगती है, हम जानते हैं, जैसे जैसे बॉन्ड का नंबर बढ़ते जाता है, मतलब सिंगल से ज्यादा एनर्जी किसको लगती है तोड़ने में, डबल, डबल से ज्यादा किसको लगती है, ट्रिपल को। तो यहाँ पे एनर्जी ज्यादा लगेगी, तो सिंपल सी बात है, हीट चाहिए, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है ये समवॉट अराउंड 2000 केल्विन के अराउंड होता है, और या फिर ये होता है ड्यूरिंग लाइटनिंग। लाइटनिंग मतलब का, जी हाँ, जब बिजली गड़कती है, बिजली जब गरजती है तब ये रिएक्शंस होते हैं। सर इसमें क्या हुआ, जी हाँ, इसमें क्या होता है, ये प्रोसेस में बॉन्ड टूटने के बाद इसमें हीट रिलीज होती है। आगे चल के आप गिव्स फ्री एनर्जी पढ़ोगे जिससे ये रिएक्शन एक्सप्लेन होता है। तो आई होप आपको ये सब कुछ बहुत अच्छे से समझा है, ठीक है। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाली है थर्मोडायनामिक्स की, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझा है तो इसे फटाफट अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और नोट्स बना लीजिए इसका, और टाइम के साथ रेगुलर नोट्स को रिवाइज करते रहिए, ओके। और बेल आइकन को अभी तक नहीं दबाया तो उसे दबा दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।